Hello friends, welcome to my channel. In this video we are going to discuss about double taxation avoidance agreement या फिर आप इसे कन्वेंशन भी कह सकते हैं या ट्रीटी भी कह सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है डबल टैक्सेशन रिलीफ। ओके, अब ये रिलीफ क्यों है, कैसे है, वो हम इस पूरे वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिसमें मिस रिचा है जो कि रेसिडेंट इन इंडिया है। ओके, सो मिस रिचा जो इंडिया में रेसिडेंट है वो एन्जॉयमेंट के लिए कहाँ जाती है, न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड में क्या होता है, मिस रिचा को कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है या कोई जॉब या फिर कुछ ऐसा आइडिया आता है या फिर कुछ बिज़नेस के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे वो अर्न कर लेती है 2-3 मंथ्स में कितने, 1 लाख, ओके, इन इंडियन रुपीज़। तो नाउ अब ये टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा वहाँ पे, तो अब इसकी बात करते हैं। सो ये टैक्सेबल होगा, ओके, कहाँ पे, इंडिया में भी एंड न्यूजीलैंड में भी। तो इंडिया को हम कहेंगे होम कंट्री बिकॉज रेसिडेंट वो कहाँ की है, इन इंडिया, और न्यूजीलैंड को कहेंगे होस्ट कंट्री, राइट। दीज आर टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन। नाउ इंडिया में टैक्स क्यों कितना लगेगा, 30,000, एक एग्जांपल लिया है मैंने 30,000, एंड न्यूजीलैंड में 40,000। एज पर स्लैब रेट लगेगा जो भी न्यूजीलैंड में है, बट मैंने एग्जांपल के लिए लिया है 40,000। ओके, सो इंडिया में किस बेसिस पे लग रहा है, प्रिंसिपल ऑफ रेसिडेंस, यानी वो इंडिया में रेसिडेंट है इसीलिए वहाँ पे टैक्स लगेगा इंडिया में। एंड न्यूजीलैंड में क्यों लगेगा, बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सोर्स, बिकॉज सोर्स कहाँ का है पैसे का, न्यूजीलैंड। तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ सोर्स के कारण न्यूजीलैंड भी टैक्स लगाएगी कितना, 40,000। 40,000 इज जस्ट एग्जाम्पल, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट है डबल टैक्सेशन। दो तरह का होता है, पहला ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन, दूसरा इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन की, जिसमें क्या होगा, सेम पर्सन सेम इनकम के ऊपर टैक्स देगा 2 बार, जैसे कि मिस रिचा के केस में हुआ। पर्सन सेम था मिस रिचा, इनकम सेम थी, ओके, जो न्यूजीलैंड में अर्न की थी उसने अपॉर्चुनिटी से। ना उस पर टैक्स कहाँ पे लगा, न्यूजीलैंड में भी लगा, इंडिया में भी लगा, राइट, दोनों जगह टैक्स लगा। तो इस चीज़ को कहा जाता है ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन, जिसका एग्जांपल है मिस रिचा वाला। नाउ इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन में क्या होगा, सेम इनकम होगी, टैक्स ट्वाइस यानी 2 बार टैक्स लगेगा, और पर्सन जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है कैश पेमेंट मोर देन 10,000। एज पर इनकम टैक्स एक्ट कैश पेमेंट मोर देन 10,000 डिसअलाउड है, यानी जैसे ही हमने मोर देन 10,000 कैश पेमेंट कर दी तो वो डिसअलाउड हो जाएगा, यानी हमारी इनकम में वापस ऐड हो जाएगा। यानी एक बार लेस किया होगा हमने एक्सपेंसेस में, देन अब हमें उसको क्या करना पड़ेगा, वापस ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे ही हमने इसे इनकम में ऐड किया वापस, तो अब क्या होगा, इस पर हमें टैक्स देना पड़ा। अब जो हम पेमेंट करेंगे जिसको कैश पेमेंट, तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा बिकॉज उसके लिए वो इनकम है, राइट। तो उसको भी टैक्स देना पड़ा, हमें भी टैक्स देना पड़ा। तो डिफरेंट पर्सन ने टैक्स दिया 2 बार सेम इनकम पे। ओके, टैक्स 2 बार कैसे, एक बार वो पर्सन देगा जिसको हम कैश पेमेंट कर रहे हैं, एक बार हम देंगे बिकॉज हमारी इनकम में वो वापस ऐड हो गया। ओके, तो इसे कहा जाता है इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। ओके, इसमें सेम इनकम है, टैक्स 2 बार लगा है, एक बार उस पर्सन ने, एक बार हमने। ओके, सो दिस इज इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन, बट इसमें किसी भी तरह का रिलीफ नहीं मिलता हमें, बट इन केस ऑफ ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन हमें रिलीफ मिलता है। ओके, तो इस चैप्टर में हम डिटेल में सीखेंगे क्या, ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन, ओके, ना ही इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन का हम कुछ नहीं सीखने वाले बिकॉज इसमें कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा, राइट। सो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिलीफ, तो कितने तरह के रिलीफ होंगे। पहला बायलैटरल रिलीफ जो हुआ हमारा सेक्शन 90 एंड सेक्शन 90A। दूसरा होगा यूनिलैटरल रिलीफ जो होगा अंडर सेक्शन 91। तो ये 2 तरह के रिलीफ होते हैं, तो ये दोनों हम सीखेंगे। बायलैटरल रिलीफ हमें इतना नहीं सीखना है, वो क्यों मैं आगे बताऊंगा। सो बायलैटरल रिलीफ में क्या होगा, दोनों गवर्नमेंट यानी जो भी 2 गवर्नमेंट के बीच में ये एग्रीमेंट हो रहा है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, वो दोनों गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, आपस में कोऑपरेशन करेगी और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन होगा। ओके,
यानी दोनों गवर्नमेंट आपस में मिलके एक एग्रीमेंट तय करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। ओके नाउ अब ये कैलकुलेशन कैसे होगा इस रिलीफ का, ये होगा एज पर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, यानी अलग अलग गवर्नमेंट के साथ हमने कांटेक्ट कर रखे होंगे। फॉर एग्जांपल इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। ओके तो इंडिया को अगर न्यूजीलैंड से डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट लेना है तो उसके लिए कुछ अलग टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती है। हमें रशिया के साथ एग्रीमेंट करना है तो उसके कुछ अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, उसमें अलग कुछ रिलीफ के सिस्टम्स होंगे या फिर पॉइंट्स होंगे। ओके तो ये एज़ पर DTAA यानी वेरी करता है एग्रीमेंट टू एग्रीमेंट, यानी अलग अलग एग्रीमेंट में अलग अलग तरह से रिलीफ की कैलकुलेशंस दे रखी होगी। ओके अब इतने सारे डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट्स हो जाएंगे बिकॉज कितनी कंट्रीज़ के साथ इंडिया ने एग्रीमेंट कर रखा होगा, तो इतने सारे हमें नहीं पढ़ने हैं। ओके हम कुछ ऐसे पॉइंट्स पढ़ेंगे जो बायलैटरल रिलीफ में होते ही हैं। ओके तो बिकॉज इतने सारे अगर स्पेसिफिकली हम पढ़ने लगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और हमें इतने सारे कंट्रीज़ के पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है वैसे भी। ओके नाउ सबसे पहले हम पढ़ते हैं, अभी बायलैटरल रिलीफ की बात हो रही है। ओके सबसे पहले एवरी DTAA यानी हर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में क्या होगा, रिलीफ दिया जाएगा। किसके लिए, डबल टैक्सेशन के लिए। याद रखना मिस रिचा वाला केस, डबल टैक्सेशन हो रहा था तो उसके लिए रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा। ओके नाउ और क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड असिस्टेंस इन टैक्स कलेक्शन, यानी आपस में गवर्नमेंट एक्सचेंज भी करेगी इंफॉर्मेशन। ओके फॉर एग्जांपल मिस रिचा ने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है न्यूजीलैंड में और हमें उसकी डिटेल्स चाहिए, देन हम उस गवर्नमेंट को कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके और असिस्टेंस इन टैक्स कलेक्शन में क्या होता है, अगर मिस रिचा इज़ असेसी इन डिफ़ॉल्ट, ओके एज्यूम करते हैं, तो देन क्या होगा, उसने प्रॉपर्टी ले रखी है कहाँ पे, न्यूजीलैंड में, और हमें उसको करना है ऑक्शन। ओके ऑक्शन करेंगे और पैसा टैक्स कलेक्ट करेंगे यानी टैक्स रिकवर करेंगे। तो उसके लिए भी हम न्यूजीलैंड वाली गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि हमें टैक्स कलेक्शन करना है, हमारा एक एसएससी आपके कंट्री में आके कुछ एसेट परचेज़ किया है या फिर कोई भी लैंड बिल्डिंग वगैरह कुछ भी एसेट हो सकता है, तो उसके रिगार्डिंग हमें टैक्स कलेक्शन करना है। तो आप उसको ऑक्शन करा दीजिए और बाकी जो भी जितना भी आपका ऑक्शन का कुछ भी चार्जेस वगैरह है वो डिडक्ट कर दीजिए और बाकी सारा पैसा हमें सेंड कर दीजिए। ओके तो दिस इज़ नोन एज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड असिस्टेंस इन टैक्स कलेक्शन। ओके अब जो रिलीफ के मेथड है वो दो तरह के होंगे, पहला टैक्स क्रेडिट मेथड, दूसरा टैक्स एग्जेम्पशन मेथड। तो टैक्स क्रेडिट मेथड में क्या होगा, दोनों गवर्नमेंट चार्ज करेगी टैक्स, बट एक कंट्री क्या करेगी, उतने अमाउंट का क्रेडिट दे देगी जितना उस पर्टिकुलर एसएससी ने दूसरी कंट्री में पे कर दिया है। ओके अब ये कौन सी कंट्री क्रेडिट देगी कौन सी नहीं देगी ये सारा डिपेंड करेगा DTAA पे। ओके तो उस केस में हमें DTAA पढ़ना पड़ेगा अगर हम उस पर्टिकुलर क्लाइंट का कुछ टैक्स का कुछ काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ टैक्स एग्जेम्पशन मेथड। इसमें क्या होगा, एक गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी और एक फुल्ली एग्जेम्प्ट कर देगी, यानी इंडिया वाले ने कह दिया कि फुल्ली एग्जेम्प्ट है बिकॉज आपने न्यूजीलैंड में टैक्स पे कर दिया है, या फिर न्यूजीलैंड वाला कहेगा कि आपका एग्जेम्प्ट है आपने इंडिया में टैक्स पे कर दिया। ओके दोनों में से कोई भी केस हो सकता है, अगेन एज पर DTAA। ओके अब एक और चीज़ होती है DTAA में यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में, वो क्या कि सारे DTAA में नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज होगा। ये क्या होता है, टैक्स रेट जो नॉन रेसिडेंट पे है वो हायर नहीं होनी चाहिए किससे, टैक्स रेट ऑफ रेसिडेंट पे, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम नॉन रेसिडेंट से हायर टैक्स ले रहे हैं। ओके तो दिस इज़ नोन एज नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज। अब ये क्लॉज जो है वो अप्लाई नहीं होगा किस पे, फॉरेन कंपनी पे, राइट। नेक्स्ट चीज़ है प्रोविजंस ऑफ DTAA आर ऑप्शनल। आप पे कोई कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं है ये कि ये आपको इसके अकॉर्डिंग ही टैक्स कैलकुलेट करना है। ओके आप अगर नॉर्मल प्रोविजंस अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इजीली। ओके तो बेसिकली हम क्या करेंगे, दोनों तरह से टैक्स कैलकुलेट कर देंगे और उसके बाद जो भी जिसमें भी टैक्स कम आएगा वो हम ऑप्ट कर लेंगे, राइट। सो प्रोविजंस ऑफ DTAA यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट इज़ ऑप्शनल। नेक्स्ट हम बात करते हैं
जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, इसको हम एक और नाम से कह सकते हैं, जो कि टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट है। ये क्यों? बिकॉज इन कंट्रीज़ लाइक दुबई देयर इज़ नो इनकम टैक्स। ओके, तो उस केस में क्या होगा, रिलीफ का कोई सवाल ही नहीं उठेगा। बट फिर भी हम उनसे क्या कर सकते हैं, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट ले सकते हैं, ताकि क्या होगा, उससे जो इन्फॉर्मेशन है एसएससी की, फॉर एग्जांपल हमारा कोई एसएससी ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है और एसएससी इन डिफ़ॉल्ट है, तो हम टैक्स की रिकवरी के लिए या फिर टैक्स की कुछ मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन, उसने एसेट कौन सी वहाँ परचेज़ कर रखी है, कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए तो हम उस गवर्नमेंट को कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो अगर डबल टैक्सेशन रिलीफ क्लेम हो रहा है बाय वर्चू ऑफ बीइंग रेसिडेंट ऑफ द फॉरेन कंट्री, यानी हम कह रहे हैं कि हम रेसिडेंट है किसी फॉरेन कंट्री के, ओके, तो फिर क्या होगा, हमें उस पर्टिकुलर कंट्री का टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ओके, हमें उनसे टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट कंपल्सरी ऑब्टेन करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप ये कह रहे हैं कि हमें टैक्सेशन का रिलीफ चाहिए बिकॉज हमने उधर टैक्स पे कर दिया है, तो ये क्या प्रूफ है कि आपने उधर टैक्स पे कर दिया है। ओके, तो इसीलिए आपको टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि हाँ मैं उस कंट्री का रेसिडेंट हूँ, ओके, और मैंने वहाँ टैक्स पे कर दिया है एज पर प्रिंसिपल ऑफ रेसिडेंस। नेक्स्ट इज, तो ये था अभी तक हमने जितना भी पॉइंट्स पढ़े वो सारे थे बायलैटरल रिलीफ के। बायलैटरल रिलीफ में मतलब जो भी कंट्रीज़ के साथ हम एग्रीमेंट करते हैं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट करते हैं, उसमें बेसिकली ये सारे पॉइंट्स होते ही हैं। ओके, तो ये सारे बेसिक पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। अब डिटेल में बायलैटरल रिलीफ हर एक कंट्री का पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही हमारे कोर्स में है। ओके, वो क्या होता है, पर्टिकुलर हमें किसी क्लाइंट का वर्क करना है और वो पर्टिकुलर क्लाइंट पे एप्लीकेबल हो रहा है वो पर्टिकुलर DTAA, देन हम उस DTAA को पढ़ सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं यूनिलैटरल रिलीफ अंडर सेक्शन 91। तो इसमें क्या होगा, नॉन कॉपरेशन, यानी आपस में गवर्नमेंट का कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, कोई भी तरह का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। ओके, तो अब इसको लेने के लिए, यानी यूनिलैटरल रिलीफ को लेने के लिए हमें क्या होना है, रेसिडेंट। ओके, ऑब्वियस ही बात है, बिकॉज यूनिलैटरल रिलीफ ले रहे हैं तो हम रेसिडेंट ही होंगे। ओके, कोई नॉन रेसिडेंट तो ले नहीं सकता यूनिलैटरल रिलीफ। और इनकम जो है वो आउटसाइड इंडिया से आनी चाहिए, यानी रीचा के केस में न्यूजीलैंड से इनकम आनी चाहिए या फिर कोई भी और अदर कंट्री से इनकम आनी चाहिए। और टैक्स जो है वो आउटसाइड इंडिया चार्ज होना चाहिए, यानी न्यूजीलैंड में चार्ज होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में चार्ज होना चाहिए, जापान में होना चाहिए, कोई भी अदर कंट्री में टैक्स चार्ज होगा, तभी हम उसका रिलीफ ले लेंगे, यूनिलैटरल रिलीफ इन इंडिया। ओके, और कोई भी तरह का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर एग्रीमेंट होगा देन बायलैटरल रिलीफ है ही उसके लिए। ओके, यूनिलैटरल रिलीफ कब होगा, ओनली एंड ओनली जब DTAA नहीं साइन हुआ है दोनों कंट्रीज़ के बीच। अब इसकी कैलकुलेशन देखते हैं हम। कैलकुलेशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं मिस्टर ए का, जो रेसिडेंट है, उसकी एज 30 ईयर्स है, यानी नॉर्मल स्लैब रेट्स लगेगी, एंड इनकम है उसकी इंडिया में 8 लाख, कंट्री एक्स इनकम है उसकी 7 लाख, और टैक्स हम एज्यूम कर रहे हैं कंट्री एक्स में है 20%। सिंपल। अब हमें कैलकुलेट करना है इसका यूनिलैटरल रिलीफ, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, NTTI निकालेंगे, यानी नेट टैक्सेबल टोटल इनकम इन इंडिया, जो कि है कितनी, 8 लाख प्लस 7 लाख इक्वल्स टू 15 लाख, यानी इंडियन इनकम 8 लाख, फॉरेन इनकम 7 लाख, टोटल हो गया 15 लाख। अब अगर टैक्स कैलकुलेट करें हम इंडिया में एज़ पर न्यू रिजीम, जहाँ पे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो उसमें कितना आएगा, 1,95,000। ओके, यू कैन कैलकुलेट। ओके, कैलकुलेशन मैंने सिखा रखी है, अलग वीडियो है उसका, बेसिक्स मैंने सारे बता रखे हैं कि एज़ पर न्यू रिजीम कैसे कैलकुलेट होगा, एज़ पर ओल्ड रिजीम कैसे कैलकुलेट होगा, वो सारे बातें कर चुके हैं हम, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो टैक्स इन इंडिया अगर आप कैलकुलेट करेंगे एज़ पर न्यू रिजीम, तो आपका आएगा 1,95,000। अब इसका एवरेज निकालना है हमें, एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया, वो कैसे निकलेगा, 1,95,000 को डिवाइड कर देंगे किससे,
NTTI से, यानी जो भी नेट टैक्सेबल टोटल इनकम है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो परसेंट आ जाएगा, यानी 13% इज़ द एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया, राइट। नेक्स्ट हमें क्या करना है, फॉरेन रेट चाहिए। फॉरेन रेट गिवन है 20%, ओके। और हमें क्या चाहिए, लोअर रेट जो कि है 13%। लोअर रेट मतलब फॉरेन रेट लोअर है या फिर एवरेज टैक्स इन इंडिया लोअर है। तो एवरेज टैक्स इन इंडिया लोअर है 13%, राइट, बिकॉज फॉरेन रेट कितनी है 20%। तो हमें इन दोनों का लोअर चाहिए होगा। ये पूरा प्रोसेस है, ये मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट हमने क्या किया, फॉरेन रेट या फिर एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया, दोनों का लोअर कितना है 13%। अब हमें चाहिए होगा रिलीफ कैलकुलेट करने के लिए डबल टैक्स्ड इनकम इंक्लूडेड इन NTTI। कितना था 7 लाख, यानी फॉरेन इनकम उसकी कितनी थी 7 लाख, जो कि NTTI में इंक्लूड की थी हमने, याद करो 15 लाख में इंक्लूड है 7 लाख, जो कि है हमारा फॉरेन इनकम यानी डबल टैक्स्ड इनकम। यानी हमने वहाँ उस कंट्री में टैक्स पे कर दिया है 7 लाख पे, तो हमें इंडिया में पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए हम उस 7 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 13% से, जो हमारा यूनिलैटरल रिलीफ कैलकुलेट हो जाएगा, और वो कितना आएगा 91,000। सिंपल। So this is the proper process of calculating unilateral relief, okay।